स्टूडेंट्स, अच्छा नेक्स्ट ये जो वीडियो है जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कूलम फोर्स है उसके रेंज के बारे में। तो कूलम फोर्स का जो रेंज है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कूलम फोर्स का जो रेंज होता है ये 10⁹ सेंटीमीटर तक काम करता है, जो देखा गया है। मतलब कूलम्स लॉ इज फाउंड टू बी वैलिड अप टू 10⁹ सेंटीमीटर। मतलब मैक्सिमम ये जो डिस्टेंस तक काम करता है ये 10⁹ सेंटीमीटर है। और आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग शायद पढ़े होंगे रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग। तो उस एक्सपेरिमेंट से ये जाना जाता है कि ये मिनिमम 10⁻13 सेंटीमीटर डिस्टेंस भी अगर होगा दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, तब भी ये काम करता है। तो बेसिकली दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम अगर 10⁹ सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो भी ये कूलम्स लॉ काम करेगा। और अगर मिनिमम डिस्टेंस 10⁻13 सेंटीमीटर भी हो जाता है तब भी ये कूलम फोर्स काम करेगा वहाँ पर। तो बेसिकली मैक्सिमम 10⁻9 सेंटीमीटर ये इसका रेंज है, और मिनिमम जो रेंज है कूलम फोर्स का काम करने का वो है 10⁻13 सेंटीमीटर। इसीलिए कूलम फोर्स एक बहुत ही लार्ज जो लेंथ है उसके अंदर काम करता है, जो करीब 22 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 - -13 करके 22 आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है दस द कूलम्स लॉ होल्ड ओवर ए स्केल लेंथ स्पैनिंग 22 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो कूलम फोर्स के बारे में आपको इतना ही सिर्फ याद रखना है कि इसका जो रेंज है, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में कब तक कूलम फोर्स काम करेगा। अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम 10⁹ सेंटीमीटर है तो काम करेगा, या फिर अगर मिनिमम डिस्टेंस -10⁻13 सेंटीमीटर होना ही होगा इसके काम करने के लिए। अगर डिस्टेंस 10⁻13 सेंटीमीटर से नीचे आ जाता है तब कूलम फोर्स नहीं काम करेगा। और अगर दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस 10⁹ सेंटीमीटर के ऊपर चला जाता है तब भी कूलम फोर्स काम करना बंद कर देगा। मतलब काम तो करेगा लेकिन दैट विल बी इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट जो आता है ये एक कंपैरिजन है कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे क्या कि कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है कि कूलम फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों के बीच में कंपैरिजन, मतलब कौन ज़्यादा बड़ा है कौन उससे छोटा है, किसका वैल्यू ज़्यादा बड़ा है। तो हम लोग दिखा सकते हैं कैलकुलेट करके कि कूलम फोर्स जो है वो ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को ले लिए हैं और उन दोनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस मान लेते हैं, कितना है r है। तो अभी जो कूलम फोर्स निकल के आएगा एक प्रोटॉन और एक वो कितना होगा, Fc = 9 × 10⁹ इंटू 1.6 × 10⁻19² डिवाइडेड बाई r²। तो ये बेसिकली हम लोगों को पता है यहाँ पर कि जो कूलम फोर्स होता है ये Fc = 1/4πε0 q1 q2 r², ये होता है हम लोगों का कूलम फोर्स। तो 1/4πε, प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं 1/4πε0 का जो SI यूनिट है, SI यूनिट में अगर इसका वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है पूरा 1/4πε0 का, तो इसका जो वैल्यू आता है ये 9 × 10⁹ आ जाता है। अच्छा, प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻19 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, प्रोटॉन का सेम होता है 1.6 × 10⁻19। इसीलिए Q1 और Q2 की जगह में मैंने Q² कर दिया है, मतलब 1.6 × 10⁻19 उसका स्क्वायर। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही ऑपोजिट नेचर होता है, दोनों का चार्ज का ही नेचर ऑपोजिट होता है, तो यहाँ पर जो कूलम फोर्स काम करेगा वो ऑब्वियसली बात है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। और ये r है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये जो नीचे का r² जैसा था वैसा ही
कर दिया है। अगर इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका जो लगभग एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ इसका जो अबाउट मतलब ये करीब करीब 10⁻⁻28 ऑर्डर का आएगा इसका वैल्यू। ये मैं जस्ट अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर किया है, और नीचे जो r² था वो r² जैसा था वैसा ही रह गया है। 10⁻⁻28 ऑर्डर में इसका वैल्यू आएगा। तो ये हो गया आपका कूलम फोर्स का अप्रोक्सीमेट वैल्यू बिटवीन ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। अब यही प्रोटॉन और यही जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा। तो उसका वैल्यू कितना होगा? तो हमको पता है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ये Gm1m2 बाय r² होता है। तो उसी को हमने यहाँ पर किया है। G का वैल्यू कितना होगा? 6.6 × 10⁻11 इन SI यूनिट। M1 मतलब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg, और M2 मतलब प्रोटॉन का मास 1.6 × 10⁻27 kg, और यहाँ पर नीचे जो r² जैसा था वैसा ही हमने लिख दिया है। तो इसका अगर कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगा 10⁻69 बाई r²। तो ये आ गया ग्रेविटी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में। अभी इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लेंगे, मतलब फोर्स ड्यू टू कूलम फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, मतलब Fc और ये Fg, इन दोनों का अगर रेशियो कर देंगे Fc/Fg, तो इसका जो वैल्यू आएगा आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 10⁻39 आ जाएगा। यानी Fc = 10⁻39 ऑफ Fg। इससे यह साबित होता है कि यहाँ पर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में जो कूलम फोर्स काम कर रहा है और जो ग्रेविटी काम कर रहा है, उन दोनों में रिलेशन क्या है कि जो कूलम फोर्स काम कर रहा है, ये कूलम फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों के बीच में, उससे 39 टाइम्स ग्रेटर है। 39 टाइम्स ग्रेटर है कूलम फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले। ये जो कंडीशन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये अगर r डिस्टेंस में सेपरेटेड है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो इन दोनों के बीच में जो कूलम फोर्स और ग्रेविटी काम करेगा, वहां पर कूलम फोर्स जो होगा वो 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इससे ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर इस तरीके की सिचुएशन अराइज होता है, तो वहां पर हम अगर कूलम फोर्स और ग्रेविटी दोनों के जगह सिर्फ कूलम फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे और ग्रेविटी को उसके मुकाबले इग्नोर कर देंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं होगा। इससे यही हम कह सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैलकुलेशन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करने की या फिर उसको कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ कूलम फोर्स को ही कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि कूलम फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन। और उस कंडीशन में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर टू कूलम फोर्स हम ज़रूर इग्नोर कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम पर्सपेक्टिव में, कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसके लिए आप ये जो मैंने पूरा आपको दिखाया है यहाँ पर, इसको आप इस तरीके से कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। तो बस इतना ही आज के लिए। यहाँ पर हमने इस जो वीडियो है यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि कूलम फोर्स का जो रेंज कितना होगा और कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में जो रिलेशन क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको डिस्कस करने की। थैंक यू।